DNF ब्लॉक। पहले तो ये है DNF ब्लॉक में पहली बात तो माइंड मेकअप करके रखो कि एक्सेप्शंस बहुत है। पैकेज है आपके पास? यस सर। यस सर। पैकेज का फर्स्ट पेज होगा डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। पहले तो वही पढ़ते हैं, एक बार उसको देखो। डेफिनेशन पढ़ लिया? यस सर। तो आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये डी ब्लॉक है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? पहले तो यही, ये फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप फिर थर्ड से स्टार्ट होगा और 12 तक जाता है। 13 से पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये जो डी ब्लॉक है एस और पी के बीच में प्रॉपर्टीज हैं इसकी, तो ट्रांजिशन फेज में है ना। यस सर। जैसे आप लोग हो, आप लोग का सेंस क्या है कि एक होते हैं बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में, एकदम एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, और एक होते हैं बिल्कुल ही खत्म वाले। तो आप लोग बीच में हो कि नहीं हो? यस सर। यस सर। तो ट्रांजिशन स्टेट है, दोनों की प्रॉपर्टी लिए बैठे हो, है ना। कुछ बेकार होता है यार। हाँ, कभी कभी कम लगता है, बीच में भी नहीं लगता। बीच में से भी कभी कभी लगता है इस ब्लॉक की तरफ ट्रांसफर हो। हाँ यस सर। इसमें कुछ बच्चे वो एक्स्ट्रा वाले भी होंगे ना। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि नहीं, आप अपने सब्जेक्ट को ले लो। कोई चैप्टर आपको अच्छे से आता होगा और कोई चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आता, मतलब पसंद ही नहीं है उसको पढ़ना, है ना। ऐसा भी होता है। तो खैर ट्रांजिशन फेज आप समझ गए होगे। तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये, इसमें दोनों की प्रॉपर्टी मैच करती है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहा है 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो 21 सर आप ऊपर जो डायग्राम बनाया वो तो नहीं बनाना है ना? क्या करना है बना के बेटे? मैंने तो बना लिया स्टार्टिंग में। 3D10 4s2 ये हो गया। तो 4s2 3D2 4s2 3D3 4s2 3D5 4s1 3D5 4s2। सर मेरा एक डाउट है, हम वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन को 3D5 4s0 क्यों लिख सकते? वो तो स्टेबल होगा ना? नहीं होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही होता है बेटे, डबल के लिए कभी नहीं होगा। 3D7 4s2 3D8 4s2 3D10 फिर आपने भी क्या रीजन बताया था कि हम वेनेडियम को क्यों नहीं लिख सकते 3D5 4s0? सिर्फ जब भी कभी एक इलेक्ट्रॉन कम होता है ना किसी में, तब वो चीज एप्लीकेबल है।
कि आप वहां से जंप करवा लोगे, 2 के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि अदर फैक्टर उससे मैच नहीं करते, जैसे ईएनसी वगैरह है, क्योंकि हमें तो एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन होता है ना, हमारे अकॉर्डिंग Yes, तो हम sir. सब पे पहले टी डेन कर दें, और हमारे अकॉर्डिंग तो हम 4s2 में भेजे ही क्यों, पहले डी को ही फुलफिल कर दें। बट रूल्स जो हैं वो रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो हमेशा याद रखो कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर कम होगा, जैसे 3d4 होता है तो 5 होगा, 3d9 है तो 10 होगा, अदरवाइज नहीं होता, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड के। अभी देखो जो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज विच हैज इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल। तो देखो ये इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट, जिस पे टिक कर रहा हूं वो इनकम्प्लीट है, ये दोनों कंप्लीट हैं। कॉपर 3d10 4s1 एंड जिंक 3d10 4s2 कंप्लीट है। डी तो इसके अकॉर्डिंग ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ये बना लिया है ना, ये बनाना है। Yes, sir. इसके अकॉर्डिंग ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन ये ट्रांजिशन में है। उससे आगे देखो, ग्राउंड स्टेट और इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये तो ग्राउंड स्टेट की बात हो गई। बट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली में +2 होता है। ऊपर दो होगा सर फिर। ऊपर क्या करना है बेटे? सर आपने एक ऊपर लगाया दो था। होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। लिखे नहीं है? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर। तो आप देखो 3d9 अभी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो 3d9 और 3d10 हो गया। तो 3d9 में अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, इनकम्प्लीट मतलब अनपेयर्ड हो Yes, गया। sir. एक्साइट मोस्ट कॉमन में हुआ है, बट जिंक स्टिल अभी फुली फिल्ड ही है। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट है। हाँ, इसको ट्रांजिशन नहीं बोलते, इसको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं ना, जिंक। तो देखो इस डेफिनेशन को अब आप फिर से पढ़ो, तो इस डेफिनेशन में कॉपर तक के एलिमेंट सारे इस रूल को फॉलो कर रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल में, इन ग्राउंड स्टेट और इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। बट इस एक रूल को जिंक फॉलो नहीं करता, तो इसलिए जिंक किस कैटेगरी में आ गया? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। इनफैक्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों ही किस कैटेगरी में आ जाते हैं? सोलर ट्रांजिशन। Transition. तो होपफुली हमने इसको बॉन्डिंग में ही बता दिया था आपको कि ये स्यूडो Yes, ट्रांजिशन। sir. तो आगे चलते हैं। ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई? Yes, sir. अब आते हैं बोहर के अकॉर्डिंग कुछ याद है या सब भूल गए? सर जिंक का आप जो बताया टी ट्रांजिशन है, सर एक बार एक्सप्लेन करना फिर से। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? यस सर, थोड़ी मेरी नेटवर्क। वेरी गुड। एनर्जी डायरेक्टली टू नंबर ऑफ सेल, ये याद है पॉइंट? एनर्जी डायरेक्टली टू नंबर ऑफ Yes, sir. सेल बोहर के अकॉर्डिंग। Yes, sir. एनर्जी डिफरेंस इनवर्सली टू Yes, sir. दोनों थे. गुड गुड। तो आई थिंक इस पॉइंट का ज्यादा यूज है। हाँ बेटे, वो ऐसा था कि स्यूडो ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी के 10 थे, तो फुली फिल्ड है ना डी का ऑर्बिटल,
यस ग्राउंड स्टेट में भी और मोस्ट कॉमन में भी। इस वजह से वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता, उसको स्यूडो ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा ये दोनों पॉइंट आपको याद होगा। अब आपको पीरियोडिक टेबल, रेडॉक्स और केमिकल बॉन्डिंग सारा याद रहना चाहिए अगर एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ना है। नहीं तो मैं बता दूंगा ये यहाँ हुआ था, ये वहां हुआ था। ये होता है nth सेल। ये मैंने बताया होगा आपको अल्टीमेट सेल। यस सर। n-1th पेनल्टीमेट और n-2th एंटी पेनल्टी तो डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? ये डी ब्लॉक में आपको बताया गया होगा। बोलिए डी ब्लॉक। n-1 वाला पेनल्टी। एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सब शेल। पी ब्लॉक का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सब शेल। डी ब्लॉक मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सब शेल और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पेनल्टीमेट सेल। ठीक, तो पेनल्टीमेट। अब इसमें जरा देखो तो 4s तो जाएगा सब में पहले, लेकिन उससे पहले 3D में, मतलब उसके बाद 3D में आ रहा था, तो पेनल्टीमेट 3D हुआ ना। 4s से पहले है ना 3D, तो आई थिंक समझ गए हो। यस सर। हाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है, इसलिए 3D सीरीज इसको बोलते हैं। किस पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं ये? किस थर्ड पीरियड। फोर्थ। फोर्थ होते हैं बेटे। फोर्थ। एक्चुअली में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पेनल्टीमेट में गया है ना, तो अल्टीमेट सेल तो 4 है ना, तो फोर्थ पीरियड हो जाएगा ये, है ना। तो इस पर ध्यान देना आप लोग। फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है और थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है। एक बात, आप बाबा प्रिंसिपल पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। अब बाबा प्रिंसिपल क्या कहता है? सर एनर्जी के अकॉर्डिंग शेल फिल्स होती हैं। लोअर एनर्जी पहले, मिनिमम में higher। पहले जाएगा, फिर बाद में हायर में। ठीक, तो आप समझो ये वाला पॉइंट, एनर्जी डिफरेंस इनवर्सली टू नंबर ऑफ सेल। तो ये अगर फर्स्ट सेल है तो इनिशियली डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे ऊपर हम जाते जाएंगे ये डिफरेंसेस क्या होते जाते हैं? कम हो जाता है। कम। तो इलेक्ट्रॉन के जो लोअर एटॉमिक नंबर हैं उसमें इलेक्ट्रॉन अबव रूल फॉलो करता है, पहले लोअर फिर हायर फिर हायर। लेकिन क्योंकि जब एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है तो एनर्जी का डिफरेंस एक्चुअली में कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब ये यहां पहुंचता है ना तो बेचारा वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे जाना कहां था, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जाना कहीं चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग चला कहीं जाता है। इसलिए डी ब्लॉक में आपको बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस भी मिलेंगे, और उससे ज्यादा एक्सेप्शन एफ ब्लॉक में मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन में। तो वो एक्सेप्शन क्यों मिलेंगे? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो गया। जैसे आप लगा लो ऑप्शंस अगर बहुत क्लोज हैं आपके क्वेश्चन में तो गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे कि नहीं? यस सर। है ना। तो आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन, अदरवाइज तो क्या है, रैंडम कैलकुलेशन से भी आंसर कई बार मिल जाते हैं, बहुत दूर दूर है अगर। तो
तो इस वजह से डी और एफ ब्लॉक में एक्सेप्शंस आपको बहुत मिलेंगे। उसका एक बेसिक रीजन यही है कि हायर सेल में जाने पे एनर्जी डिफरेंस मिनिमम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को प्रॉब्लम होती है रूल्स फॉलो करने में। तो कुछ चीज़ों के तो आपको आंसर मिलेंगे, कुछ को बस रट्टा ही मारना पड़ेगा। ये और बड़ी प्रॉब्लम है इसके लिए, डी ब्लॉक के लिए। ठीक है, अब आते हैं इसका जनरल फॉर्मूला। किसी को याद है? n माइनस 1 डी 1 to 10 1 to 10 1 to 10 NS 1 NS 0 to 2 0 ये ना, ये पैलेडियम एक्सेप्शन आ जाता है। आप अपने पेज नंबर उस पे आओ, 42 पे। आ गए? क्या हुआ, मेरी आवाज जा रही है? आप वहां देखो, एक फॉर्मूला लिखा होगा 4D सीरीज में। देखो पंगा हो गया ना 4D सीरीज में। 3D में तो सही था, 1 to 2 था, 5D में भी सही था, 6 में भी सही था, बट प्रॉब्लम कहाँ है? 4D में। 4D सीरीज में तो 4D में एक्सेप्शन आ जाता है, इस वजह से 0 to 2। और इस वजह से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम में 1 to 2 लगाओगे या 0 to 2 लगाओगे, है ना? कई तो बार इस- गलत हो गया Yes, सर, sir. पिछली बार भी जब टेस्ट में आया था ना, ये कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में। हाँ, तो उसके लिए वही पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन तो ये- याद रखो। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पैलेडियम की वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, है ना? ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बट ये है कि हाँ, आप कम से कम कॉन्फ़िगरेशन जानो। अब बताओ, 3D सीरीज मैंने याद करने के तरीके आपको बताए थे, याद है ना? सर हम्म? सर फिर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लेंगे डी ब्लॉक, अगर हमें कोई जनरलाइजेशन करनी है तो? बेटे, एक को लेना है तो 0 to 2 ही लेना चाहिए। सर अगर 3D का इसको ही- पूछे तो लेंगे 1 से 2 4S के, मतलब S के लिए। नहीं, जनरल पूछेगा तो पूरे डी ब्लॉक के लिए पूछेगा ना बेटे। सर वो तो 1 to 2 दे रखा है NS का। और अगर पूछा 3D का पूछा तो अरे अगर 3D का पूछा भैया, तब फिर आप वही लगा देना 1 to 2। बट आप लोग खुद से ये क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो ओनली फॉर 3D। फिर जनरल कहाँ हुआ वो? जनरल रूल का मतलब तो यही ना, जो सब पे अप्लाई हो। अदरवाइज तो जो है वो तो है ही है। अच्छा चलो, ये याद है आपको, मैंने लिखवाया था तरीका? यस सर है यार। सर आपने सारा लिखवाया था। सारा लिखवाया था तो कॉपी रख लो सामने, नहीं तो फिर दिक्कत आए। अच्छा, साइज, एटॉमिक साइज डायरेक्टली टू ENC होता था या इनवर्सली टू? पीरियोडिक टेबल अब आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर आप ENC क्या होता था, एक बार फॉर्मूला अगर देख सकते हो तो देख लो कॉपी में। इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर, न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट क्या होता था, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। फ्रीज। नोट हो गया? चले? सर एक बार स्क्रॉल अप करना था। ट्वेंटी 23 से क्यों स्टार्ट हुआ भाई?
लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ईएनसी क्या होती है? इंक्रीज। तो उसके अकॉर्डिंग साइज क्या होगा? डिक्रीज। 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 एक्सेप्शन है बट लेकिन सर रेगुलर ट्रेंड नहीं है। इस चैप्टर में रेगुलर ट्रेंड की कोई उम्मीद भी नहीं रखना। यस सर। ये लो, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इक्वल देन इंक्रीजेस, पता नहीं क्या क्या होता रहता है इसमें। ईएनसी डोमिनेंट है पेयरिंग पे, ईएनसी इक्वल टू है पेयरिंग के, ईएनसी से ज्यादा है पेयरिंग इफेक्ट। बना? सर ये पी क्या है? पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग। आगे चले। एक चीज देखो, ईएनसी का मतलब अनदर ने मैंने आपको बताया होगा कि अट्रैक्शन, कुछ याद है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब अट्रैक्शन। Yes, sir. न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन जो होता है वो है। तो अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होता था तो साइज डिक्रीज होता था। यस सर। एक बात तो वैसे तो नॉर्मली क्या है कि ईएनसी इंक्रीज होगा तो नॉर्मली साइज डिक्रीज होना चाहिए, बट होगा क्या, डी ऑर्बिटल, इसको बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है। स्कैंडियम में D1 आएगा, टाइटेनियम में D2, D3, D4, D5 है ना। तो आप देखो मैग्नीज तक कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो रहा है डी में। तो जब तक पेयरिंग नहीं होगी तब तक आप पेयरिंग इफेक्ट नहीं लगाओगे। बट आयरन भी चल गया। आयरन, कोबाल्ट, निकल में क्या दिक्कत आती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी था वहां वो दूसरे आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा। यस सर। यस सर। ईएनसी बढ़ी, अट्रैक्शन बढ़ा, साइज कम हुआ। पेयर हुआ, रिपल्सन बढ़ा होगा। तो इन दोनों में क्या हुआ, ईएनसी की वजह से जितनी साइज कम हो रही थी, पेयर होने की वजह से उतनी साइज बढ़ जा रही थी। ये बात कुछ समझ आ रही है? हालांकि डाटाबेस है। यस सर। तो जितना अट्रैक्शन एग्जैक्टली उतना ही रिपल्सन ऑलमोस्ट रहा होगा, तभी ये केस क्रिएट हुआ है ना। तो इक्वल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो तो पेयरिंग इफेक्ट डोमिनेंट हो गया है। मतलब कॉपर में D10 हो गया और जिंक में भी D10 हो गया, मींस फुली फिल्ड हो गए। फुली फिल्ड होने का मतलब हर एक ऑर्बिटल में रिपल्सन बढ़ता जा रहा है। तो रिपल्सन इतना ज्यादा हो गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डोमिनेंट हो गया और इस वजह से साइज एक्सेप्शनली इंक्रीज कर गई। तो साइज में ऑर्डर क्या है, फर्स्ट डिक्रीजेस, First decreases, then equal, then increases. बस ये रूल लगा देना। सर लास्ट वाला एक्सप्लेन करना सर, ये क्लियर नहीं हुआ। पेयरिंग एनर्जी जो हम कह रहे हैं। लास्ट वाले दोनों में कॉपर और जिंक में डी में 10 हो गए ना। यस सर। तो हर एक ऑर्बिटल पेयर हो गया। यस सर। तो आप समझो एक ऑर्बिटल में रिपल्सन, ऐसे ऐसे सभी पांचों ऑर्बिटल्स में रिपल्सन हो रहा होगा हर इलेक्ट्रॉन। बस इस पेयरिंग जब हुई है तो इसका मतलब अट्रैक्शन भी तो है इनके बीच। नो 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 नो, पहला इलेक्ट्रॉन जो था उसके अगेंस्ट आप दूसरा इलेक्ट्रॉन लाके पुट कर रहे हो ना, तो फर्स्ट ठीक है इलेक्ट्रॉन सर, उसको रिपेल रिपेल करेगा ना।
यस सर। हाँ, तो रिपेल करने की वजह से वो डोमिनेंट हो गया, मतलब ईएनसी से जितना अट्रैक्शन था और रिपल्सन उससे ज्यादा हो गया। कुछ ज्यादा हो गए ना नंबर ऑफ पेयर्ड ऑर्बिटल्स, मतलब सारे के सारे पेयर्ड ही हो गए, तो रिपल्सन थोड़ा ज्यादा हो गया। सर उनका रिपल्शन ना हो इसीलिए तो अपोजिट स्पिन से उनको पास नो 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 नो, रिपल्सन ना हो नहीं, रिपल्सन मिनिमाइज हो। एक कमरे में दो लोग रहेंगे बेटे तो कभी ना कभी तो झगड़ा होगा ही होगा। मिनिमाइज कर सकते हो आप, बट कभी खत्म नहीं कर सकते। आप कभी पीजी में रहे हो तो आप अपने रूम पार्टनर से एक बार सोच के देखो कि कितनी बार उससे आप भिड़ चुके हो। जो लोग रहे हैं उनको पता होगा। आप तो मेरी बात समझ रहे हो, आप उसे मिनिमाइज कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते बेटे, तब तो फिर ह्यूमन नेचर ही खत्म हो गया ना। ऐसा कैसे हो सकता है आप कभी मुझसे नाराज ना हुए हो? ऐसा हो सकता है क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। सर आपसे तो खैर कभी नहीं हुए सर। यस सर, आपसे तो कभी भी नाराज नहीं अरे हुई। ऐसा नहीं होता है बच्चे, कभी भी नहीं। होता है, होता है। अब तो मैं बाकी ये सबका पता नहीं है। मैं ये कहूं कि मैं कभी आपसे नाराज नहीं हुआ या गुस्सा नहीं आया, तो ऐसा नहीं है, वो फैक्ट नहीं है। फैक्ट यही है, कभी ना कभी सबको आता है गुस्सा, बट ये है कि हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं बस। फैमिली में रहने का मतलब यही तो होता है कि आप कितना मिनिमाइज कर सकते हो इन चीजों को, है ना। एजुकेशन का मतलब यही है, बैलेंस करना सीख जाते हैं। तो खैर छोड़ो ये सब, डिक्रीजेज इक्वल इंक्रीजेज, फाइनली रटना ही है। वहां बैठ के ऐसे समझाओगे क्या? किसको समझाओगे? रटना तो पड़ेगा। बस यही है, फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। चलो अच्छा, 4D सीरीज, ये सीरीज तो लिखवाया ही था। 4D 4D सीरीज का मतलब यही हुआ कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में एंटर करेगा, लेकिन पीरियड 5th होगा। स्कैंडियम के नीचे क्या आया था? वॉइट्रियम। नहीं बोलो। इसका एटॉमिक, इसमें 18 ऐड कर दो, 39 था ना। तो एटॉमिक नंबर आपको ऐसे तो डायरेक्ट नहीं याद रहेगा, लेकिन हाँ आप ऐड करना जानो, 3D का याद रहे, और उसमें फिर 18 ऐड कर दो, उसका मैजिक नंबर जो मैं कल आपको बता रहा था, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो समझ और जाओ। ये नहीं पता चलता ना कब 8 ऐड करे कब 18, कब वो कितने पता तब करे। चलेगा बेटे जब उस चीज को तुम 2 बार 4 बार पढ़ोगे। ऐसे अभी मैंने पीरियोडिक टेबल में भी बताया होगा ये चीज, तो पढ़े हो गया 4 महीने 6 महीने, तो भूल गए आप, अभी फिर पढ़ रहे हो। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जैसे कॉपर का जो साइज है वो निकल से बड़ा होता है, तो क्या? तो जैसे क्वेश्चन में अगर मैग्नीज और ये कॉपर का कंपैरिजन आ गया, किसका साइज बड़ा होता है? तो नो, बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा बेटे। अगर जो आ गया तो समझ लो आपसे दुश्मनी निकाल लिया उसने, ठीक है। क्यों सर, क्यों नहीं आ सकता? बेटे एक्चुअली में ये दोनों चीजें डाटाबेस हैं। और एक बात बताओ, आपको यही नहीं याद रहेगा, डाटाबेस कितना याद रखोगे आप मुझे बता दो। यस सर। सर ऐसा तो कुछ कम ही आ गया। सुनो, आप पेपर दे के बैठे हो सभी लोग, तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि भाई डाटाबेस, हाँ इस दोनों का डाटा में, अब ऐसे तो यार पूरी पीरियड टेबल में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। कितने का डाटा याद करोगे, किसका क्या है किसका क्या नहीं, वो नहीं बता सकते। आप ट्रेंड ही बता सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। और वैसे भी पूरे डी ब्लॉक से एक क्वेश्चन आना होता है, एक सिंगल क्वेश्चन। तो आई थिंक यही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। कोऑर्डिनेशन से दो क्वेश्चन आते हैं, इतना सारा हमने पढ़ा, 2 क्वेश्चन क्या है? सर डी ब्लॉक से एक ही आता है बस। बेटे हर चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाया तभी भी 30 हो गया, कहां से पूछेगा वो?
फिर से इसमें आप ऐड कर दो, यहाँ पे इन सब में बाकियों में तो 32 ऐड कर देना, इसमें 18 ऐड करो 57। ठीक है, इसके बाद यहां से ना 14 एलिमेंट गायब हैं लैंथेनॉइड सीरीज के लिए। यस सर। तो ये चीज ध्यान रखो, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया था, इसमें 32 ऐड कर दो बस, 72 हो गया ना, इसमें 32 ऐड कर। यस सर 72। सॉरी पीटी होगा बेटे, पीटूंगा। यस सर। पीटूंगा सही है, लेकिन अब वो जमाना चला गया, किसी को नहीं पीट पाओगे। कोमल आप अपनी ट्रिक बताना, क्या से याद किया आपने? मैंने बताया सर था ने तो बताई थी वो, ला हफ्ता रे, वरना उसको इधर पीटूंगा और हंसूंगा। सर ने तो बताया था। नहीं नहीं, नहीं, वो याद मैंने ये नहीं बताया था। वो मैंने ही बताया था, ला हफ्ता हाँ। अरे ओसामा अच्छा इधर होगी। आपने बताया था क्या वो? चलो कोई नहीं, याद तो हो गया ना, याद होना चाहिए, बस ये है मेन। तो बस ये याद कर लेना कि भाई 57 से स्टार्ट होके और 80 पे फिनिश होता है, बीच में 14 एलिमेंट गायब हैं जो कि लैंथेनॉइड था, ये भी आपको लिखवाया होगा मैंने। यहीं से एफ ब्लॉक बना था ना 4D सीरीज, सॉरी 4F सीरीज, तो वो है। यस अब सर। बात आती है इन सब में साइज का ऑर्डर वही होगा, ग्रुप में साइज क्या होगी? ग्रुप में साइज अप टू डाउन जाओगे, साइज इंक्रीज करेगा। इंक्रीज सर, 3D Increase, to 40 इंक्रीज करते हैं, फिर 40 to 5D सिमिलर हो जाता है, वेरी सिमिलर। ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। सर पीरियड वाइज वही होगा ट्रेंड जो 3D सीरीज में। हाँ जी वही। ये हो गया, अब आगे आते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ लेते हैं। नोट हो गया? यस सर। यस सर। बस ये 3 सीरीज करनी है। ये बस नहीं है, समंदर है। नहीं तो देख ले, 3 साल हो गया अभी तक यही बस वाला याद नहीं हुआ, ट्रक याद करेगा क्या बेटे? थोड़ी थोड़ी चीजें मिलके बहुत हो गई। ऑर्गेनिक में भी बस था, कोऑर्डिनेशन में भी बस था, बस 50 ही लिगेंड तो करना था। देखना वो 50 लिगेंड पूरे साल में नहीं याद होता। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पता थी ना, किस पे डिपेंड करता था? डायरेक्टली टू ENC। यस सर। इनवर्सली टू नंबर ऑफ सेल। आयोनाइजेशन एनर्जी एक और फैक्टर पे डिपेंड करता था, ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो तीनों, बट इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई ट्रेंड ही नहीं है बच्चे। मतलब पिछले बार साइज में तो थोड़ा बहुत ट्रेंड भी था, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसमें उस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है। फिर क्या पूछेगा? कहेगा कॉपर और जिंक में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हाई?
ENC इंक्रीज करेगी, विदाउट एनी एक्सेप्शन ENC हमेशा इंक्रीज करती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हाई? जिंक की ग्रेटर हो गई, कॉपर। सर एक बार रिपीट कर दो, आपकी आवाज बीच में बंद हो गई थी, आपने बस बोला कॉपर, वैसे ही बंद हो गया। कॉपर और जिंक में ENC जो है जिंक की हाई है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जिंक की हाई हो गई। ऑर्बिटल स्टेबिलिटी किसकी हाई होगी? 3d10 4s1, जिंक 3d10 4s2, तो ये 4s2 है, ये 4s1 है। तो ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से भी जिंक की आयोनाइजेशन हाई, तो नेट दोनों एक ही चीज को फेवर कर रहे हैं, तो हुआ फर्स्ट। अभी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हाई? कॉपर। ऊपर ये की तो ENC से हो गया। बट ऑर्बिटल अभी ये 3d10 है और ये 3d10 4s1 है। तो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट क्या कहेगा कि कॉपर की हाई हो गई जिंक से, तो नेट रिजल्ट हमेशा ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट डोमिनेंट होता है। देखो ये समझ आया? एक बार ऑर्बिटल वाला बताना। ये 3d10 है, ये 4s1 है, तो फुली फिल्ड हो गया ना 3d10, तो 3d10 फुली फिल्ड हो गया ना बच्चे, एक बार सोच। क्या यस करना? सर फिर आयनाइजेशन वाला फिर क्यों जिंक का हुआ? सर आयनाइजेशन भी तो कॉपर की ज्यादा होगी, ये फुल फील्ड है 3D। हाँ तो मैंने लिखा क्या है नीचे देखो ना नेट में। सर वो ऊपर लिखा है ना आपने, आयनाइजेशन एनर्जी, वो फर्स्ट है, सेकंड है। कुछ समझ आया? सर दूसरी है ना आयनाइजेशन एनर्जी, आइए हाँ, बोल लिखूंगा। वो कोई बात नहीं, वो 2 कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी चीज सही है ना? ये क्या पूछ रहे हो मुझे नहीं समझ आ रहा, ये बताओ। ये आंसर सही है। सर फर्स्ट आयनाइजेशन जैसे एनर्जी आयनाइजेशन जिंक एनर्जी की वाले ज्यादा होगी प्लस और लेते हैं ना सेकंड सर। कॉपर की। हाँ जी बेटे, बस थर्ड किसकी ज्यादा होगी? बोलो। जिंक की। दोनों की जिंक। equal। तो नेट तो वही आएगा। समझ आ गई बात? यस सर। सर जिंक की आयनाइजेशन हमेशा ज्यादा होगा ना ENC की वजह से? ENC की वजह से तो हमेशा ही हाई होगा ना बेटे। वो तो नेट रिजल्ट कंबाइन इफेक्ट जब देखोगे तब देखना पड़ेगा कि किसकी हाई है। क्रोमियम और मैग्नीज में किसकी हाई? मैंगनीज सर। मैंगनीज की होगी 5। मैंगनीज। ऑर्बिटल किसको फेवर करेगा? मैंगनीज को। तो नेट भी मैग्नीज का ही ग्रेटर हुआ। सेकेंड किसकी हाई? आयनाइजेशन मैंगनीज की और ऑर्बिटल क्रोमियम की।
थर्ड, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, समझ जाओगे ना। नेट रिजल्ट निकाल लेना। नोट कर लिया? सर आपने सेकंड वाले में नेट लिखा है। हाँ सर आपने 3 क्यों कर दिया? +2 आएगा ना? +2 आएगा इसमें। वो थर्ड निकाल रहा था ना तो 3 आ गया, जबकि 2 होगा। अब जरा पेज नंबर 44 पे आ जाओ। आयोनाइजेशन एनर्जी का देखो डाटा गिवन होगा। सर कौन सा पेज? पेज नंबर 44 पे। मिल गया? यस। तो उसमें जरा लास्ट के 4 एलिमेंट का देखना। क्या दिया हुआ है? वैल्यू पूछेगा सबसे कम, डिक्रीज एंड इंक्रीज हो गया है। पूछेगा मिनिमम किसकी है। फर्स्ट में देख रहे हो ना, मतलब कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक में इन चारों में मिनिमम किसका है डाटा? निकल का। निकल। उसको सर्कल कर लो। ये डाटाबेस क्वेश्चन भी आता है टेस्ट वगैरह में, ठीक है? तो इसलिए से मैंने हाईलाइट करवा दिया आपको। सेकंड में तो फिर कोबाल्ट हो गई। उससे कोई सेकंड नहीं पूछता, फर्स्ट पूछता। सर वैल्यू याद करनी पड़ेगी। क्या याद करना होगा सर इसमें? आपको जो याद करना था वो मैंने याद करवा दिया। मिनिमम किसका है लास्ट के चारों में? निकल का, बस यही याद करना है आपको। वैल्यू नहीं वहां पूछेगा, है ना? अच्छा देखो पेज नंबर 45 पे आयोनाइजेशन एनर्जी का एक पैराग्राफ गिवन होगा। सर ये तो बहुत बड़ा Yes, sir. कहानी की तरह। पेज है तो इसका जो 2 पैराग्राफ छोड़ के थर्ड से है उसको रीड कर लो 1 मिनट में। द 3 टर्म रेस्पॉन्सिबल, यहां से आई थिंक वहां सर ये से। जो आपने स्क्रीन में लास्ट में 2 आयनाइजेशन एनर्जी लिखी है, ये सर नेट है? हाँ वो दोनों नेट करके। है, नेट है। हाँ उसको पढ़ लो 1 मिनट में, फिर मैं आगे चलता हूँ। एक और गंदी चीज पढ़ाना। ये चैप्टर में मतलब उतना कंफर्ट फील नहीं होता। सर आपने पहले ये चैप्टर क्यों पढ़ाया? जी आपने पहले डी और एफ ब्लॉक क्यों पढ़ाया सर? मैंने नहीं पढ़ाया, अपने पैकेज में देख तू, मैं तो सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर? मतलब एस और पी पहले पढ़ते तो इजी होता। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटे। ओके। और एज ए आरएम स्टूडेंट तो कोई भी चैप्टर कभी भी आपको पढ़ाया जाए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सारा पढ़ के बैठे हो, है ना? तो सर ये एक्सचेंज एनर्जी वाला समझ में नहीं आ रहा है, लगता है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं तूने मेरे से। कॉपी है सर? अभी यहाँ पे तो नहीं है। लेके आ। कहाँ पे है? ठीक है, टाइम लगेगा। तो मतलब घर पे नहीं है तू, पार्क में बैठे नहीं सर घर पे है, लेकिन अब गुम गई है घर में। घूम गई। देखना क्या कह रही है। ढूंढनी पड़ेगी ना। सर आपने उस सर्कल किताब ली? हाँ बेटे वो आयोनाइजेशन एनर्जी सर्कल करने के लिए बोला है। हाँ क्या कह रहे हो बच्चे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सर जैसे एनसीईआरटी में जो टेबल्स वगैरह बनी हुई है सर, डाटाबेस जो है, तो उसमें क्या हमें याद करना पड़ेगा वो सब कुछ? बिल्कुल नहीं।
बस ट्रेंड देखना पड़ेगा ना, क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। बस। ठीक है सर। अच्छा, आपने पढ़ लिया ये एक्सचेंज एनर्जी बेटे? उस टाइम पे समझाया था 5 टेबल लगा के घर पे। जैसे ये D4 है, क्रोमियम वाला केस है, क्रोमियम का केस था ना 3D4 4s2, तो ये एक्सेप्शनली ये हो जाता था ना बाद में। 3D5 4s1। तो ये आ जाता था। तो एक्सचेंज मैंने आपको बताया था 1 2 3, फिर 2, फिर अच्छा, 1। ये था कि जो कितने से एक्सचेंज कर सकता है। तो ठीक है। एक्सचेंज करने में एनर्जी का लॉस होता था ना, तो लॉस करने से क्या होगा, एनर्जी मिनिमाइज होगी, पोटेंशियल स्टेबिलिटी एनर्जी, बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सारा खेल क्या है, सारा खेल एनर्जी का है। एनर्जी डिक्रीज करो, स्टेबिलिटी बढ़ाओ, बस। रात भर पढ़ोगे तो एनर्जी का लॉस होगा कि नहीं होगा? सर तो क्रोमियम और कॉपर का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है सेकेंड, वो एबनॉर्मली हाई होता है, मतलब अदर देन जितने भी है। ऐसे मत पूछ, अपने अपने करस्पॉन्डिंग राइट एंड लेफ्ट एलिमेंट से हाई होता है बस। बाकी के लिए आपको ईएनसी का फैक्टर देखना पड़ेगा, डोमिनेंट है या नहीं। आप सभी लोग पहले पीरियोडिक टेबल की कॉपी सामने रख लो, 2 मिनट लगे भले ही, लेकिन कॉपी रखो, क्योंकि उसमें मैंने आपको नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी बताई थी, और उस टाइम पे बताया था, बेरिलियम का बताया होगा कि अपने अपने करस्पॉन्डिंग एक लेफ्ट और एक राइट से ही ग्रेटर होता है, सबसे ग्रेटर नहीं होगा। हाफ फील्ड का ये मतलब नहीं कि सबसे ज्यादा हो गया, है ना। लेफ्ट और राइट एक सिंगल ये एलिमेंट। सर साइड वालों से होता था। तो वो कॉपी रखो, क्योंकि वो सारी कॉपी एस ब्लॉक पी ब्लॉक सब में जरूरत है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक कुछ नया नहीं पढ़ोगे आप, सेम चीजें रिवाइज करोगे। वही पीरियोडिक टेबल, वही बॉन्डिंग, वही साइज, वही रेडॉक्स, सारी चीजें रिवीजन है ये। तो आपने इसको पढ़ लिया, इसमें और कोई डाउट? आयोनाइजेशन एनर्जी के पैराग्राफ में नो सर। हम्म चलो एक और, मेल्टिंग पॉइंट कहाँ गया? पेज नंबर 43 पे आ जाओ, मेल्टिंग पॉइंट गिवन होगा। आगे बोलो। यस सर। तो उसको एक डायग्राम बना होगा ना बढ़िया वाला मेल्टिंग पॉइंट का। यस सर, ट्रेंड से मेल्टिंग पॉइंट वाला। उसको बनाना है कॉपी पे, बनाइए फटाफट 2 मिनट में। पेज नंबर बोला था, कौन सा पेज नंबर था? 43। 43। बन गया क्या?
सर कोबाल्ट पैलेडियम निकल एक ही पॉइंट पर है। हम्म सही क्या है एमबीएस और एमपी वगैरह सब मेरा नेटवर्क से लग रहा था कुछ नहीं देखा। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है बच्चे। ओके सर। Metallic bond strength directly to number of valence electron. Metallic bond strength directly to electron density. Metallic bond strength inversely to size. Directly to number of unpaired electrons. और लास्ट में ये है कि मेल्टिंग पॉइंट हमें पढ़ना है और वो डायरेक्टली होगा किसके? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। चलें आगे। सर एक बार एमबीएस आपने क्या बताया फिर से बता दीजिए। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। सर अनपेयर्ड के डायरेक्टली कैसे? ऐसे नहीं है तो मतलब है। सर ये वीई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना? वीई मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर एमबीएस क्या है? अरे कहाँ रहते हो भाई? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑलरेडी 5-6 बार मैं बता चुका हूँ। अच्छा आप लोग लिखते रहते हो तो कान एक्टिव नहीं रखते, मतलब पूरा फोकस लिखने पे लगाते हो, है ना? सर इतना गंदा डायग्राम बनाएंगे तो लगाना ही पड़ेगा। सर डायग्राफ ज्यादा ज्यादा है क्या? सर आप फोकस देख रहे हो हमारा? बिल्कुल बिल्कुल फोकस रहते हैं। हाँ मैं वही देख रहा था, पिन ड्रॉप साइलेंट था, मैं पानी भी पी के आ गया है ना, टहल भी आया, तो सारे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट थे। मैं समझ गया बड़ी फोकस से पढ़ते हो। आज स्टार्ट हुआ है ना सर चैप्टर, इसलिए। नहीं बेटे आज तो खत्म भी होगा ये, इस चैप्टर में है ही कुछ नहीं। सर आप मजाक कर रहे हो ना? सही में नहीं हो पाएगा सर आज। पक्का? पक्का सर, ओपन चैलेंज। तीन क्लास तो लगेगा, 3 क्लास इसमें लगेगा ही लगेगा। रहने तो श्रुति केमिस्ट्री वाली टीचर है, कुछ भी हो सकता है। मार्च में सिलेबस भी खत्म हो सकता है ना। मुझे वो दिन नहीं भूलता जब आप लोग आए थे और पहले दिन इतना डिस्कस कर रहे थे, सर हमारा सिलेबस कैसे होगा, हम लेट हो गए हैं, दुनिया गिर गई है। एक्चुअली सर हमें लग रहा था सर इतनी सारी चीजें हम बस 1 साल है कैसे करेंगे, लेकिन अब लगता है सर केमिस्ट्री मतलब जितना हो गया पोर्शन हमारा, लगता है कि हाँ यार हो गया, तो इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया है सर अब कि हो जाएगा। मुझे उस दिन भी ऐसे ही मुस्कुराहट आ रही थी, आप लोग जब बोल रहे थे, है ना, कि अभी ये श्योर थे कि ना वो जून में, उसमें मई में तो एग्जाम नहीं होगा। सर आप तक हम लोग तो नहीं थे, लेकिन आप थे कि पक्का जाएगा जून तक। मेरे को भी लग रहा था इतनी जल्दी कैसे जाएगा। अब लगता है ना। अब हमारा तो छोड़ो, आपका भी होगा, आपको भी पढ़ना है। चलो शुरू करें अब इसको समझना। बहुत गंदा है ये। यस सर। यस सर। ठीक है, पहले तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा सा समझते हैं। सपोज करो ये लिथियम है, लिथियम है तो ये न्यूक्लियस और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिथियम मींस लिथियम प्लस और ये, तो ये होगा कर्नल्स और ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल के अंदर 2 ही चीजें होती हैं, कर्नल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन। कर्नल्स और फ्री इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और उसी को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, है ना। ऐसे सीजियम में लगा लो, इसको बनाना नहीं है, सीजियम में लगा दूं, एक ही ग्रुप का मेंबर है लिथियम और सीजियम, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लाइक दैट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होगी ना? यस सर, डिस्टेंस ज्यादा।
डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम। कम होगा। यहाँ कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। चलो इतना समझ गए, फिजिक्स पढ़े हो, कुलम्स लॉ, तो आई थिंक समझ गए इतना। यस सर। तो ग्रुप में अगर अप टू डाउन जाओगे तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था वो डिक्रीज हो रहा है, यही ना? यस यस सर। और उसी अट्रैक्शन को मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं और उसी को मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्ट्रेंथ, अट्रैक्शन जितना हाई होगा तो स्ट्रेंथ उतनी हाई होगी ना, इट मींस यही तो हुआ। यस सर। तो अप टू डाउन जा रहे हो, फर्स्ट ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ देखो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, डिक्रीज। साइज इंक्रीज बट मेटेलिक बॉन्ड एमबीएस स्ट्रेंथ डिक्रीज। तो एक चीज जो ऊपर लिखवाया गया वो फॉलो हुआ क्या? इनवर्सली टू साइज। यस सर। ठीक, ये बात समझ आ गई इतनी? ये सर डी Yes. ब्लॉक के लिए है या फिर किसी भी ग्रुप सबके में लिए, लगाना? सबके लिए है, सबके लिए है। ठीक। एस ब्लॉक के लिए भी है, डी ब्लॉक के लिए भी है ना? एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरे पॉइंट पे आते हैं बच्चे। अब बात आती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। इधर से इधर जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इंक्रीज होगा। यस सर। यस सर। अभी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, या यूं कह लो इस पे +1 है तो इस पे +2 होगा ना। पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज। तो यही तो लिखवाया कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा हो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी हाई होगी। बोलो बोलो। यस सर दोबारा बताना 1 मिनट। यस। बस ये बता दो चार्ज किस पे ज्यादा है? सेकंड वाले पे। तो जिस पे चार्ज ज्यादा उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। यस सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Q1 Q2 बाय R² ना। यस सर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो इट मींस चार्ज इंक्रीज होगा, इट मींस साइज डिक्रीज होगा, इट मींस मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? तो आ गई ना बात वहीं पे आके कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी हाई होगी। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लूज होगा तो चार्ज पॉजिटिव उतने इंक्रीज होंगे, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो मींस अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, अट्रैक्शन इंक्रीज मींस स्टेबिलिटी हाई। इसको रिलेट करो सारी कथाएं शुरू से लेके आखिर। कुछ समझ आ रहा है क्या चल रहा है? यस सर। गुड। अब बात आती है कि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू हार्डनेस भी है। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना यस सर। हार्ड होता है। अब मैं आ जाता हूं, ये रहा आपका एस ब्लॉक मेटल, और ये रहा आपका डी ब्लॉक मेटल। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 या फिर 2? और इसमें कितने होंगे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ऐसे होंगे। तो अब आप बताओ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ होगा? इंक्रीज। 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 तो हार्डनेस क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज। या कह लो सॉफ्टनेस क्या होगा? डिक्रीज। तो आपको पता होगा ना कि एस ब्लॉक के मेटल सॉफ्ट होते हैं लेकिन डी ब्लॉक के मेटल हार्ड होते हैं। यस सर। यस सर।
तो इसीलिए एस ब्लॉक से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी हो जाएगी? डी ब्लॉक। आपके रूम में फैन लगा होगा, उस फैन में देखो आयरन है, तो आयरन डी ब्लॉक का, इसलिए वो हार्ड है ना। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब हार्ड होते हैं। लेकिन एस ब्लॉक के मेटल आपने पढ़ा होगा ना, नाइफ से कट हो जाता है, मींस सॉफ्ट है। क्यों सॉफ्ट है? क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिनिमम है, इसलिए मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा। इस वजह से इजीली कट किया जा सकता है नाइफ से। कुछ बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। रोल अप करना सर एक बार थोड़ा। इसमें क्या लिखना है? बस सर। पहले सोचते हो लिखना नहीं है, फिर बाद में लगता है यार ऊपर वाली चीज इम्पोर्टेंट थी तो अब लिख लेते हैं, है ना। लिख लिया सर बस। गुड। अच्छा देखो, ये साल तो आपका आधा से ज्यादा लिखने में चला गया। आधे बच्चे तो समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो लिखते रहते हैं। यस सर, लिखना भी पड़ता है साथ साथ। और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक बार लिखने का टाइम दें फिर समझाने का टाइम, इतना टाइम है नहीं, सर जब तक नीचे कर दो ना, है ना। सही है सर। डॉक्टर वाली आपके साथ राइटिंग ही जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। आपके साथ ही लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। हाँ वो यस सर। कुछ लोग फास्ट लिख लेते हैं, यस कुछ लोग नहीं मैनेज कर पाते, बच्चे दिक्कत होती है। डॉक्टर वाली राइटिंग तो बनानी है सर, वैसे ही बनाई। हाँ वही है, मतलब अगर मेडिकल फील्ड में आना है तो मुझे लगता है राइटिंग तो खराब करनी ही पड़ेगी। सर जिनकी राइटिंग अच्छी होती होगी सर, वो फर्स्ट ईयर में तो जैसे एग्जाम्स वगैरह में सोचते करे अब तो डॉक्टर ही बनने वाले, राइटिंग ही खराब कर लेते हैं हम। नहीं वो हो जाएगा। आपको क्या लगता है एमबीबीएस में तो इससे भी ज्यादा पढ़ना होता है ना, तो वहां भी लिखना ही है, टाइम तो हर जगह राइटिंग खराब हो जाती है। होना ही है बच्चे। हम बहुत ज्यादा लेकिन कुछ डॉक्टर्स की होती है अच्छी। सर डी ब्लॉक से अभी हम सर बहुत दूर की सोच रहे हैं। बेटे दूर की सोचना चाहिए और खुली आंखों से सोचो, सोचने से एनर्जी आती है। आती तो ऐसे मोटिवेट हो जाते हैं, बट सारी लॉज में क्या जीने का यस सर। डाइवर्ट हो जाते हैं सर। मिरर में जरूर एक बार देख के आपका बिहेवियर ही डॉक्टर्स की तरह से होना चाहिए। उससे आप देखना आपको हमेशा एक एनर्जी मिलेगी अंदर से। हम मंदिर मस्जिद क्यों जाते हैं? पॉजिटिव एनर्जी के लिए ही तो, और क्या मिलता है वहां से? यस सर। तो वैसे ही है, ये आपकी बुक अभी क्या है, इसी की तो पूजा करनी है। इससे जो भी एनर्जी मिले ले लो, सारा खेल ही एनर्जी का है। ओके चलो छोड़ो, कथाएं बहुत हो गई। अच्छा ये अभी कथा सुनते रहे ना, ये मेल्टिंग पॉइंट, ये ग्राफ अभी समझ नहीं आया होगा, अभी चल रहा है इसका सिस्टम। 3D 4D 5D सीरीज की बात हो रही। अप टू डाउन जाते हैं तो एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है बच्चे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया इंक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा? इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज। तो मेल्टिंग पॉइंट एक चीज यहां से अब क्लियर हुआ, 3D 4D और 5D में किसकी हाई है? सर पर साइज यूनिवर्सली होती है मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इक्वल भी कुछ आता है साइज। जब हम सोचते हैं ना बेटे तो एक ही डायरेक्शन से सोचते हैं। जब हमको कोई चीज एक्सपेरिमेंट करके दिया जाता है तो इसका मतलब वो सारे डायरेक्शन को करने के बाद एक रिजल्ट निकालते हैं और वो दिया जाता है ना। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, सारी बात बड़ी 4D और 5D में थी ना सर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो 3D और 4D में नहीं। आपको पता क्या है बच्चे, आप अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो केमिस्ट्री आपको तो चलाएगी। समझ गया सर, मैं याद ही करना है, तो समझ गया मैं। जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा होगा।
केमिस्ट्री में ना इतने गंदे लोग हैं, ये क्या होता है, पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिजल्ट इनके सामने रहेगा, उसके बाद उसको जबरदस्ती प्रूफ कर देंगे, जैसे मैं कर रहा हूं, है ना। ऐसे आप भी कर देना एग्जाम में, बस पे नंबर मिल जाएगा। और सर प्रूफ ना हो तो फिर एक्सेप्शन बता देना। हाँ, प्रूफ ना हो तो एक्सेप्शन बता देना, है ना। यस सर। केमिस्ट्री बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। चलो अब वो ग्राफ जरा देखो, ये जो ग्राफ आपने डिजाइन बनाई होगी, मैं भी बना देता हूं। ये ग्राफ ऐसे बनाना था बेटे, आप फालतू में उतना टाइम लगाए। सर आपने वाला देख कर बनाने के लिए उस टाइम तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे। मैं इसलिए नहीं बोला यार, कॉपी आपकी थोड़ी सजी होनी चाहिए, तो आप आराम से बनाओ, है ना। तो आपने सजा के बनाया होगा ना। यस सर, तीन पेन से बनाया है। यस सर। कलरफुल बनाया सर। अब आपको दुख हो रहा होगा, है ना। क्रोमियम के बाद मोलिबेडनम, टंगस्टन, बस ये है। आपको ये ग्राफ से कोई मतलब थोड़ी ना है, ग्राफ कभी बनाने को तो आने वाला है नहीं, बस ग्राफ का एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड समझो। फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ग्राफ का ट्रेंड यही होगा, आप देखो। बाकी एक्सेप्शन बीच बीच में है, वो छोड़ दो। फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ग्राफ दिख रहा है ऐसा कुछ? हाँ सर। यस सर, साइज की तरह ही है ये। बस ये ट्रेंड है। अब इसमें जो एक चीज हमें अभी यहाँ पे 3D से ज्यादा ऊपर देखो 4D होगा, 3D से ऊपर देखो 4D और 4D से ऊपर 5D है मेल्टिंग पॉइंट। तो अब बात आती है कि क्यों 5D की सबसे ऊपर है, ये समझ आ गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहा होगा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई रहा होगा, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट हाई रहा होगा। तो ये ग्राफ में सबसे ऊपर 5D सीरीज है, ये बात समझ आ गई क्यों, मतलब रीजन बताना होगा, समझना क्या है, रटना है। 5D की ज्यादा है। अब सर पर ये पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। अरे रुकना, मुझे तो समझाने दे। यस सर। परेशान मत हो, जितना पॉसिबल है। एक नंबर तो टंगस्टन का ज्यादा है ना, तो पर वो थोड़ा वैसे नहीं होना चाहिए, ऊपर ऐसे जाते सीढ़ी की तरह होना तो चाहिए, बट है नहीं। अच्छा चलो पहले सर देखते हैं। डब्ल्यू का नाम क्या है? घर में कोई बल्ब वगैरह है? हाँ तो उसमें टंगस्टन। फिलामेंट होता है, फिलामेंट होता है टंगस्टन का। हाँ ठीक है। और फिलामेंट इसीलिए बनाया जाता है उसका, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। तो पता चला रात दिन अगर आप बल्ब जला रहे हो तो मेल्ट ना करे। फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा यार, ये सब मुझसे क्यों पूछते हो? सर डब्ल्यू को देख कर पता नहीं चला ना कि टंगस्टन हो सकता है, टी और डब्ल्यू अलग अलग। कोई बात, गुड। अच्छा चलो ठीक है, मैं क्या बता रहा था। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। जरा यहाँ पे डी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओगे? वैसे आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो। 3d14s2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन s का तो है ही है। चलो इसमें क्या होगा, 3d24s2, 3d34s2, 3d54s1। अब आप देखो सबसे मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी में होगा ना? यस सर। यस सर। क्रोमियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, और उससे ज्यादा 3D सीरीज में किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। चेक कर लो आप, किसी में लगे तो बताओ। मैंगनीज में नहीं होगा। हाँ? नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड भी तो है, अनपेयर्ड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। हाँ, ऊपर लिखवाया गया था ना। सर वैलेंसी हम सर एस से देखेंगे या डी से देखेंगे सर, एक बार बताना जरा। दोनों से देखते हैं। डी, जब डी ब्लॉक पढ़ते हो तो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी और एस दोनों कंबाइन होता है, 3D और 4s दोनों। बट सर उसमें नहीं देखेंगे कि लास्ट पे कौन सा शेल्फ वो फिल्ड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे ना सर? नहीं 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 नहीं, डी के लिए रूल अलग है, वो अभी मैं वहां पहुंचूंगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा तो उस पर डिस्कस करेंगे, पहले इस पे रहते हैं।
सर जैसे Unpaired- 4s फील्ड होता है ना लास्ट में, 4s से पहले होता है बेटे, 4s बाद में, 3D 4s पहले होता है, बाद में। 3D बाद में होता है। हाँ ठीक है। सर इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने ना, वो हाँ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं देखने ना। नहीं नहीं, वैलेंस नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किस में है? देखो क्रोमियम में है, क्रोमियम में 6। यस सर। और इसी वजह से स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक का देखो ग्राफ ऊपर गया है ये। यस सर, उसके बाद नीचे आ रहा है। हाँ, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होते रहते हैं। तो फर्स्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, इसी वजह से फर्स्ट इंक्रीजेस देन। और क्रोमियम के नीचे मॉलिबेडनम और मॉलिबेडनम के नीचे टंगस्टन, तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर है ना। यस सर। तो ये क्वेश्चन आएगा कि अपने अपने करस्पॉन्डिंग पीरियड में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसकी है, ये क्वेश्चन आता है। तो 3D में क्रोमियम, 4D में मॉलिबेडनम और 5D में टंगस्टन। ये हो गया। क्यों होगा? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे? मैक्सिमम होंगे। ठीक। यस सर, Yes, आ sir. गया। सर वो मैग्नीज के बाद दोबारा क्यों बढ़ रहा है आयरन में? डाटाबेस क्वेश्चन है बेटे, उसमें जाओगे तो फिर उलझ जाओगे, उसको नहीं करना है ना। पहले ये समझो कि इन तीनों में मैक्सिमम क्यों हुआ, ये समझ आया? अनपेड Yes, sir. इलेक्ट्रॉन ज्यादा। पूरे डी ब्लॉक में मैक्सिमम किसका है? टंगस्टन का। टंगस्टन। टंगस्टन। दूसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आता है वो मैं बता रहा हूं, ताकि वो जो कॉम्प्लिकेटेड वाली चीजें हैं वो तो फिर आप ग्राफ से देख के डाटा निकालोगे और कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो ये 2 क्वेश्चन हुआ। ठीक। यहां से हमें 3 चीजें मिली। एक तो 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ, अपने अपने पीरियड में क्रोमियम, मॉलिबेडनम, टंगस्टन का ज्यादा। क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे मैक्सिमम टंगस्टन का। ये 3 क्वेश्चन अभी तक बने हैं। अब बात आती मिनिमम किसके हैं। अपने अपने पीरियड में मिनिमम जिंक, कैडमियम, मरकरी का होगा। क्यों होगा? ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन फुली फील्ड। फुली फील्ड, हाँ मतलब नहीं है। हाँ, फुली फील्ड। ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वैसे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, बाद में डिक्रीज हो रहा है, तो मिनिमम किसका हुआ? तो जिंक, कैडमियम और मरकरी का मिनिमम इसलिए हुआ, इसलिए देखो सारा एक बॉटम पे लाके मिलाता हुआ नजर आया होगा वहां पे। तो वो सब ये हो गया। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। आगे चले। यस सर। अब ये जैसे क्रोमियम के बाद आयरन का शार्प डिक्रीज होता है, ऐसे हुआ है ना ये, तो वो इसलिए है कि ये माना जाता है ऐसा, हालांकि वो कंप्लीटली उसका कुछ नहीं है प्रूफ। एक आंसर तो ये है कि देखो क्रोमियम से बहुत कम हो गया है मैग्नीज। देखना जरा, शार्प डिक्रीजमेंट आया है भाई। क्रोमियम का अनपेयर्ड 6 था, मैग्नीज का अनपेयर्ड 5 था। कोई बहुत ज्यादा 5 चेंज तो था नहीं। अगर अनपेयर्ड की बात थी तो बहुत ज्यादा चेंज था नहीं, लेकिन जरा देखना कितना शार्प फॉल आया है क्रोमियम से मैग्नीज का, है ना। तो एक आंसर कुछ फॉरेन Yes. बुक ये कहती है कि ड्यू टू इट्स ओन स्ट्रक्चर, उसका कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा है, जैसे ऊपर लिखा है ना BCC, FCC, CCP, सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, तो हर एक मेटल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो कुछ बुक्स ये कहती है कि भाई उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा था कॉम्प्लिकेटेड, उस वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। कुछ एक बुक ये एक्सप्लेन करती है कि उसमें 3D5 था और सारे इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबल फॉर्म में थे, तो मूव नहीं कर रहे थे, बहुत ज्यादा स्टेबल थे, मूव नहीं कर रहे थे। मूव ना करने की वजह से मे बी उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम आ गई, बट एग्जैक्टली सही से रीजन किसी को नहीं पता चला, इसलिए कह देते हैं कि डाटाबेस है ना। तो हम भी उस पर टाइम नहीं खर्च करेंगे क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है और वो क्वेश्चन भी नहीं आएगा।
जो आता है वो मैंने आपको बता दिया है। सर वो नोट पॉइंट में जो वो मोर टिपिकल स्ट्रक्चर, मेटेलिक स्ट्रक्चर, वही है। आगे आएंगे, छोड़ो। अब क्या बचा? पेज नंबर 46 पे आ जाओ। ऑक्सीडेशन स्टेट। इस चैप्टर में मैंने कहा बहुत ज्यादा आप उम्मीद नहीं करना है ना, कि भाई हर चीज आप विजुलाइज कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, रटना पड़ेगा आपको। पूरा चैप्टर ही ऐसे है। ऑक्सीडेशन, वहां पे एक ऑक्सीडेशन नंबर बना होगा, उसको बनाओ। टेबल? हाँ जी साहब, टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हो गया सर। जरा देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन n-1d और ns दोनों कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, जिंक। स्कैंडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कैसे आए समझ गए? n-1d और ns दोनों का सम जो इलेक्ट्रॉन हो वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, s ब्लॉक में सिर्फ लास्ट सेल का होता है, p ब्लॉक में s और p का होता है, और d ब्लॉक में d और s, f ब्लॉक में तीनों का होगा, n-2f, n-1d और ns। तो ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखो इसमें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +2 दिखाई दे रहा होगा। यस सर। अभी हमने +2 से किया भी था, बस स्कैंडियम है जो +3 है। तो एक क्वेश्चन यही है कि भाई कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ +3 शो करता है, तो वो है स्कैंडियम। अब बात है स्कैंडियम क्यों +3 शो करता है। 3d14s2 है, तो अब जब इसका 4s2 लॉस होगा तो d में 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये बहुत हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो ये क्या कहेगा भाई, जो 2 ले जाए वो तीसरा भी ले जाए, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं नोबेल गैस का तो कम से कम कॉन्फ़िगरेशन तो ले लूं। ठीक, बाकी तो एक तो फिक्स देता है स्कैंडियम और दूसरा फिक्स देता है जिंक। ये 2 क्वेश्चन हो गए। फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम का +3 है और जिंक का +2 है, ये वेरिएबल नहीं शो करते। बाकी सारे मेंबर देखो तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहे होंगे। मिल गया? बताना, 5 नहीं करके 6 कर रहा है।
क्या? आयरन वाले का सर एक बार। आयरन, अरे बेटे वो तो डाटाबेस है, उसमें कुछ नहीं कर सकते क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं। वो कंपाउंड नोन नहीं होगा ना। तो अब आप जरा देखो Mn तक फोकस करना। की का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता था, मैंने आपको पहले बताया है। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नो 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 नो, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, जितना सा हाँ, +5 होगा। किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है। ठीक, ये आपको यस सर। एस ब्लॉक पी ब्लॉक में ऑलरेडी बताया गया है कि भाई किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन उसके इक्वल कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो रूल है ये Mn तक फॉलो हो रहा है। देखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 था, 7 तक गया। आयरन में कभी 8 होता ही नहीं है। देखो मैक्सिमम 6 तक दिखाया है। यस सर। तो इसके अकॉर्डिंग कोबाल्ट का +9 होना चाहिए, निकल का 10 होना चाहिए, 11 12, बट नहीं होता। फिर डी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है? मैंगनीज का। मैंगनीज। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड 8 होता है मैक्सिमम। ये याद रखना, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियोडिक टेबल कितना? 8 ऑस्मियम का होता है टेट्राऑक्साइड। सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक और इन पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू मैग्नीज। ये 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे क्वेश्चन ये सब आते हैं और यही सब आप लोग गलत बता देते हो यार। याद रहेगा? यस सर। रोल अप करना सर एक बार। और जो कॉपर है उसका +1 भी होता है। होगा, ये तो कॉमन लिखा गया है ना, तो +1 भी होगा बेटे। सर मैंगनीज वाला रिपीट कर दीजिए। का तो नहीं होता +1। किसका नहीं होता? कुछ नहीं। हाँ, मैग्नीज में क्या रिपीट करूं? आपने लास्ट में क्या बताया सर? लास्ट में मैंने ये बताया, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक ऑस्मियम। हाईएस्ट आपने फॉर्मूले से क्या बताया सर, ये बताना एक बार। बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे बेटे एक बच्चे को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले उसको तो कर लेने दे, बीच में मत बोला कर, उसके बाद फिर बोलो ना बच्चे। हाँ, मैग्नीज का मैंने ये बताया बच्चे, पूरे डी ब्लॉक में, इनफैक्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम का होता है, या किसी भी एलिमेंट का हो मैक्सिमम 8 होगा, है ना। वैसे वेल नोन कंपाउंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, जो कि नीचे मैंने लिखवाया हुआ है OSO8। वो मैंने यहाँ 4 क्यों लिखा? 8, ठीक है। Mn के लिए जो मैंने बताया, सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक या इन पीरियोडिक टेबल Mn का है। थैंक यू सर। आप पूछ बेटे, क्या पूछ रहा था तू फॉर्मूले से? ऊपर वो है सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ ये है। हाँ, एन सुन मेरी बात, मैक्सिमम मतलब मैंने ये बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जब आप कंसीडर करोगे तो डी और एस दोनों का इलेक्ट्रॉन लेना। तो अब आप देखो, जैसे मैग्नीज का मैं यहां पे करूं तो 7 में कैसे लाया हूंगा? 3d5 4s2 तभी तो आया होगा। इसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 में लिखा हूं तो 3d10 4s1। ये सब सारी चीजें मैं अंडरस्टूड में छोड़ देता हूं यार, ये भी समझ गए होगे। हर चीज लिखना आरएम के लिए जरूरी नहीं होता। सर ऐसा क्या हुआ कि आयरन में वो नहीं हुआ? वो मुझे एक्सप्लेन करने देते नहीं हो, बीच बीच में क्वेश्चन पूछने लगते हो। मैं पहले वहां पहुंचू तो चलो अच्छा, हाँ ये हो गया। तो मैंने बताया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट
वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, लेकिन ये रूल सिर्फ कहां तक फॉलो होता है? फर्स्ट हाफ इन द सेंस ओनली ऑन मैग्नीज, है ना? मैंगनीज। उसके बाद ये रूल फॉलो नहीं होता। अब हमें ये समझना है कि ये रूल क्यों नहीं फॉलो होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग कॉपर का 11 होना चाहिए, लेकिन कॉपर का तो बस 1 और 2 दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक होता है क्यूप्रस और एक होता है क्यूप्रिक, दो ही तो है। CuCl3 आप आज तक आपने नहीं देखा होगा। नो सर। तो बात क्यों आती है वो देखते हैं। ठीक, अब इस चीज को एक्सप्लेन अगर करना है तो ऐसे चलता हूं, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करूंगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। 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 नॉर्मली रूल के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, वो एक्सेप्शन आए वो अलग चीज है। ये बात आप माइंड में रखना अपने। अब मान लिया कोई मेटल है, आप उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हो, तो इसका मतलब यही तो हुआ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यस सर। अगर आप M+2 करते हो तो इट मीन सेकेंड आयोनाइजेशन, एज सो ऑन, यही तो होगा। ठीक, अब बात ये आती है कि अगर आप कॉपर लेते हो और कहते हो कि नहीं मैं कॉपर को +11 बनाना चाहता हूं, तो इसका मतलब है 11 ऑक्सीडेशन स्टेट तक इसके एक इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे आपको, तभी तो आएगा +11। यस सर। यस सर। तो क्या है, जो सेकेंड हाफ है इसमें क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। यस हीट सर। इतनी ज्यादा दे देते हैं कि पता चलता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले वो मेल्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? मेटल ही मेल्ट हो गया। मेरी बात समझे? सेकेंड हाफ में ये रूल फॉलो क्यों नहीं हो रहा है? यस सर। सेकेंड हाफ में क्या होता है, जैसे कॉपर की मैं बात करूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्योंकि बहुत हाई थी, क्योंकि राइट वाला एलिमेंट पड़ गया ना, यहां से समझना, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई रही होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई का मतलब आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ी, इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ गई आपको। अब पता चला दूसरा निकालने के लिए तो और भी ज्यादा हीट देनी पड़ी होगी। यहां तक तो ये बेयर कर गया मेटल, लेकिन जैसे ही इसका थर्ड आयोनाइजेशन करने जाते हैं, पता चलता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी हीट चाहिए उससे कम हीट चाहिए था। किस लिए? मेल्ट होने के लिए। मेल्ट होने। तो मेरी बात समझ गए? इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले ही मेटल क्या हो गया? मेल्ट कर गया। यस सर। अब बात आती है कि मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्ट क्यों किया? अभी आपने थोड़ी देर पहले मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ बनाया था, वहां पे आओ। मेल्टिंग पॉइंट कम है इनका। हाँ, जरा देखना, कॉपर और जिंक इन सबका मेल्टिंग पॉइंट कम है ना, बॉटम पे मिलेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट कम था और आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा थी। मेरी बात समझ रहे हो? दोनों चीजें अपोजिट नहीं जा रही हैं। मेल्टिंग पॉइंट कम था, मतलब बहुत कम हीट चाहिए मेल्ट करने के लिए, उसके रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हीट चाहिए उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल पाएंगे? तो एक बार इसको रीथिंक करके देखो, मैं जो बात कह रहा हूं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, समझ आया या नहीं आया मेरी बात? आ गया सर। चलो, तो देखो इसमें ना लिखने को कुछ नहीं है, बल्कि आप ऐसे ही पढ़ लेना ये सारी चीजें। बट हाँ, कॉन्सेप्ट ये अपने माइंड में रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कीम है। इसीलिए कहता हूं ये गंदा चैप्टर है।
सर मुझे मेल्ट होने के बाद वाली कहानी समझ में नहीं आई सर। आपने बोला कि बहुत ज्यादा हीट दे देंगे तो वो पहले ही मेल्ट कर जाएगा, उसके बाद क्या होगा सर? तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेटल मेल्ट नहीं होना चाहिए था ना, मेटल अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहना चाहिए था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालना था। हाँ जी सर। जैसे ओके सर, ठीक है, समझ गई सर मैं। समझ गई ना? हाँ जी हाँ जी। उसका स्टेट चेंज हो गया। जैसे हमें क्या है, कई बच्चों को आपने सुना बहुत पढ़ते हैं बहुत पढ़ते हैं बहुत पढ़ते हैं, सेशन से पहले ही उनकी तबीयत खराब हो गई या कुछ डैमेज हो गया, कुछ ऐसा हो जाता है ना कई बार, सब हर बार नहीं, 100 में से कहीं एक का होता है ये। तो वो क्या हुआ, सिलेक्शन से पहले ही वो कुछ और फेज में आ गए ना, तो सिलेक्शन के तो चांस ही खत्म हो गए बच्चे। सर कुछ नहीं भी पढ़ते उनके साथ भी ऐसा होता है। हैं? जो नहीं भी पढ़ता उनके साथ भी होता है सर। उनके साथ भी होता है, मैं ये नहीं कहता, है ना, हालांकि किसी के साथ भी हो वो गलत है, बट ऐसा हो सकता है ना। तो इसलिए कहते हैं सबसे पहली चीज अपने आप हेल्थ पे फोकस रखो, क्योंकि अगर हेल्थ ही साथ नहीं देगी तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे आप। और एग्जाम के खास करके लास्ट स्टेज में, लास्ट के 1 मंथ 2 मंथ आप डिप्रेशन में बहुत जल्दी जाते हो, तो वहां आप थोड़ा हेल्थ पे ध्यान रखना, नहीं तो ना सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा साल भर के में। का बीच में भी होता है 1-2 महीने के लिए तबीयत खराब। वो डिपेंड वही करेगा कि कब आप सीरियस होते हो, तभी आपको डिप्रेशन आएगा। तबीयत खराब। सर मुझे एक चीज नहीं समझ आई सर, वो बता दो। बोलो बोलो। ये सर आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले हैं जो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सर। हाँ अच्छा, ये समझ नहीं आया? अब मैं तेरे को बच्चों की तरह समझाऊं तब तुझे आएगा। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d14s2 होता है। यस सर। 3d24s2, 3d34s2, 3d44s2, यही तो है। अब देखना ये सारे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 6 नहीं आएगा, ये 5 नहीं आएगा सर। फिर वो ऊपर सर फॉर्मूले में तो ऐसा नहीं आ रहा जो उसमें रखे। तो क्या कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही तेरी बात। मतलब सर फॉर्मूले में n क्या है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या सर? N4 है शेल। बैलेंस ये सब पूछेगा तो बेटे बहुत दिक्कत होगी। ठीक है सर। ये सब घर पे रिवीजन करो और एटलीस्ट n तो जानो ना बच्चे, नहीं तो मैं क्या समझाऊंगा आपको। आप Fe+5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? नहीं एग्जिस्ट करता होगा बच्चे, नेचर में कंपाउंड ही नहीं मिलता होगा, है ना। उसका कोई रीजन नहीं दे सकता कि ये इसलिए नहीं करता है सच। हाँ बस जो है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको देखो। कॉपर ही +1 करता है। कॉपर, हाँ कॉपर +1, गुड, कॉपर +1, बाकी नहीं करते। चलो अच्छा आगे आते हैं। बात आती है Mn। दोनों पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7 आएगा ना। +7 है, 3 3 6, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता बच्चे। अनस्टेबल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो लोन पेयर बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। यस सर। और इसलिए रिपल्सन बहुत हाई होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस अब तो आप समझ सकते हो, इस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको Mn हमेशा 7 फॉर्म में मिलेगा ऑक्सीजन के साथ, है ना, हेलोजन के साथ नहीं मिलेगा, या हेलोजन के साथ वो स्टेबल नहीं हो पाता इतना, ठीक है।
दोनों पे अच्छा, इसमें क्या है, ये स्टेबल क्यों हुआ? पहली बात तो इसमें लोन पेयर कम रहे होंगे। दूसरी बात, यहाँ सिंगल बॉन्ड था और यहाँ मल्टीपल बॉन्ड था। सिंगल और मल्टीपल में स्टेबिलिटी किसकी हाई? मल्टीपल मल्टीपल की स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, है ना। एक बात। अब दूसरी बात ये है, MnO यहाँ पे +2 है, MnO4 -7, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम है और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ये बेसिक नेचर का होता है और ये एसिडिक नेचर का होता है। मतलब ऑक्साइड्स, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, है ना। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के भी होते हैं। फैजान रूल याद होगा। सर और जो बीच के होते हैं एम्फोटेरिक हो गए, एम्फोटेरिक बेसिक ऑक्साइड्स लाइक उसमें एस ब्लॉक में होता है। हाँ, एस ब्लॉक के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। वो मेटेलिक हो गए ना वो। अब मैं एस ब्लॉक इसके बाद ही शुरू करूंगा, तो वहां उसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, वहां क्यों जाना अभी। ओके सर। सर ये कोवेलेंट नेचर इस वजह से ना कटायन पे ज्यादा चार्ज है। हाँ जी, हाँ जी, फैजान रूल लगा दो। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली टू चार्ज, डायरेक्टली टू कोवेलेंट कैरेक्टर। अगली क्लास में बैठना तो कॉपी लेके बैठना भाई, नहीं तो फैजान रूल वगैरह आप तो सब भूल गए हो। एक्चुअली में अभी तक तो ये ऑर्गेनिक का खुमार चढ़ा हुआ था ना, आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन लिया दिया। यस सर। अब उसका जमाना चला गया। था नहीं, स्टार्ट हो जाएगी। है बोलो सर। कोऑर्डिनेशन भी उसी की तरह था। सर अगले क्लास में एस ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगी। अगली क्लास में डी ब्लॉक खत्म होना चाहिए होपफुली, या तो थोड़ा बहुत बच जाएगा या खत्म हो सकता है। अगली क्लास में रेडॉक्स ब्लॉक भी तो होगा सर स्टार्ट। एफ ब्लॉक बेटे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। एफ ब्लॉक में कुछ पढ़ना नहीं होता, दो चीजें पढ़नी होती हैं, एक होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होता है डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। और उसमें कुछ खास है नहीं, कॉन्फ़िगरेशन है बस। ठीक है, अब का जो सिलेबस है ना बहुत फास्ट भागेगा बेटे, क्योंकि अब चीजें रटने वाली हैं। मतलब आपका काम बढ़ा हुआ है, मेरा कम है। क्रोमियम सर इसमें यही लिखा है ना बस, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम होगी नंबर तो वो बेसिक होगा और ज्यादा होगी तो वो एसिडिक होगा, और बीच का होगा तो एम्फोटेरिक होगा। जी बेटा, यही देखना। तो Cr2 सर में तो +6 होगा ना। +6 होगा। सर हाँ जी, इससे पहले आपने कुछ कराया, मेरा नेटवर्क चला गया था। नहीं बेटे स्क्रीन देख ले, बाकी मुझे पता नहीं तू कहाँ गई थी छोड़ के। ये करा था। बस फिर क्या। ठीक है। फिर बीच वाला एम्फोटेरिक। नोट कर लिया, आगे चलें। यस सर। मैंने क्या एक बार दिखा दो थोड़ा सा। तो इस सैटरडे संडे क्लास लगा दूं?
या माफ कर दो। यस सर, रहने दो सर, सैटरडे लगा लो। सर आप रहने देख दो। लो, बॉटिंग का तो आ गया है शेड्यूल सर, ग्रुप पे देख लो सर। ये संडे को तो टेस्ट है। सर वेडनेसडे लगा लेना आप। सही में यस वेडनेसडे लगा लेना। यस सर, अगले वेडनेसडे को लगा लेना। शुक्र करो मैं आप लोग के सामने नहीं हूँ, नहीं तो ईंट ऊंट फेंक के मारते मुझे। इतनी क्लास लगा देता हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, बस रिक्वेस्ट। अरे सर, नहीं सर, फूल चढ़ाते सर, फूल। अरे सर कैसी बात कर दी आपने। पहले तो थोड़ा यस सा सर। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। ऐसे छोटी मोटी डाउट क्लास लगा लूंगा, जिसको पूछना होगा आ जाएगा, है ना। ये सर 1 घंटे का डाउट क्लास लगा लेना, वो भी सैटरडे संडे नहीं। सैटरडे। हाँ सैटरडे, क्योंकि संडे को तो टेस्ट है, उसमें फिर के डाउट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब तो फिर सिलेबस जब खत्म हो जाएगा तो डाउट ही डाउट रहेगा। जो भी डाउट बचे होंगे बता देना मुझे, है ना। तो सर रेगुलर क्लास लगेंगी या सर ये सर छुट्टी हो वीक में एक दिन डाउट क्लास लगेगी बस। यस सर। चैप्टर वाइज होगा क्या? कभी कुछ नहीं। डाउट वगैरह हफ्ते में एक दिन सर, 2 दिन तो ठीक है। क्लास खत्म के बाद सिर्फ सेल्फ स्टडी का टाइम दिया जाता है, और डाउट होगा तो टेलीग्राम पे भेजोगे, और उस पे भी नहीं होगा तो वो क्लासेज लगेंगे, उसमें पूछ लोगे आप आके। सर सेंटर पे आके कभी कुछ Yes, डाउट sir. वगैरह पूछ सकते हैं जब सिलेबस खत्म हो जाए तो? सेंटर पे आके यस ये सर, सर कुछ पूछना हो तो? हाँ, वो आपको फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। हाँ सर शायद अप्रैल से आ जाएंगे हम टेस्ट वगैरह की। ऐसे सर मेरे पास खबर आई है सर, उड़ती उड़ती खबर आई है सर। अप्रैल से क्या आएगा? टेस्ट सीरीज के लिए। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ही होगा, ऑफलाइन हो जाएंगे शायद सर अप्रैल से। तो ठीक है, आना तो फिर टेस्ट सीरीज का डिस्कशन भी सर होगा। टेस्ट सीरीज तो ऑफलाइन होनी चाहिए ना, वरना क्योंकि 3 घंटे का होता है, देखते देखते आंखों में दर्द हो जाता है, फिर समझ नहीं आता क्या करना है। वैसे सर जब पेपर ऑफलाइन है तो टेस्ट भी ऑफलाइन होना चाहिए ना। होना तो चाहिए। OMR का भी बात वो नहीं है, बात ये है कि अभी जो ये महाराष्ट्र में केसेस बहुत बढ़ने लगे ना, इसने फिर से पैनिक क्रिएट कर दिया। अदरवाइज चीजें बहुत स्मूथ हो गई थी। देखो ना, सब कुछ सही लग रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि बस अब आए या तब आए सब लोग। सर हमने न्यूज देखनी बंद कर दिया है। न्यूज देखनी बंद करी वो तो सही है, पढ़ना शुरू किया कि नहीं वो मैटर करेगा। यस सर। रिडक्शन पोटेंशियल, तो खैर रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने किया हुआ है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, तो इसका जो ई नॉट की वैल्यू है ये सबका नेगेटिव होता है, सिर्फ कॉपर है जिसका पॉजिटिव होता है। मतलब कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, बाकी सब हाइड्रोजन से ऊपर हो। ऊपर है। हाँ आपको ये फॉर्मूला लिखवाया गया होगा, रिड्यूसिंग एजेंट इनवर्सली टू रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसे ऐसे 6 फॉर्मूले लिखवाए गए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हमने क्वेश्चन भी किए थे कई सारे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गई या रह गया कुछ उसमें? अभी नहीं आया वो चैप्टर। आ गया है सर। यस तो सर। लास्ट वाला सर बैटरी वाला पोर्शन बेकार सा है सर, वो तो। हाँ वो रटना है, वो तो मैंने पढ़ाया सर था। वो बैटरी वाला आपने एक बताया था ना एक का, तो वो तो मेरे को उस टाइम पे आ गया, उसके बाद मैं फिर से भूल गई। बहुत सारी चीजें अभी भूल जाओगे बच्चे, क्या करो। कोऑर्डिनेशन में ट्रांस इफेक्ट है सिलेबस में। सर ऊपर करना थोड़ा सा। एक बार इसको अलग कीजिए। ट्रांस और क्या था, जॉन टेलर, दोनों नहीं है बेटे। सर ये प्लस माइनस क्या लिखा है आपने? रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चे, तेरे पास पैकेज है? यस सर। पेज नंबर 48 खोल, एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है वहां पे।
एनसीईआरटी का डाटा। देख बॉटम पे एक बॉक्स बना सर, होगा, देख। उसमें देख सबकी वैल्यू बिल्कुल लास्ट वाले कॉलम में देखना, वो सारी वैल्यू देखा है। देख कॉपर का देख पॉजिटिव होगा, बाकी सबका नेगेटिव है बच्चे, है ना? Yes. हाँ, नोट कर लिया। अब बात आती है, देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे किया होगा। कैलकुलेट करके तो उसने दे ही दिया है। मेटल, कोई भी मेटल है तो सॉलिड है, सॉलिड से गैस में ले जाओगे तो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन, और ये होता है एंडोथर्मिक। यस सर। गैसियस से 1 Yes. इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे तो उसे बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। M प्लस से M+2 सेकेंड आयोनाइजेशन, एंडोथर्मिक। और कोई भी अगर हाफ सेल हमने बनाया था तो मेटल रॉड को उसके एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते थे, मतलब वाटर में भी जाएगा वो, तो उसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, एक्वा। और हाइड्रेशन एनर्जी कौन सी होती है? एक्सो। तो किसी भी मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो इस 3 वैल्यू पे डिपेंड करता है, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन। तो ये तो प्लस वाली वैल्यू थी, लेकिन हाइड्रेशन एक्सो है तो माइनस हो जाएगा ना। नोट करो पहले। सर अटेंडेंस ले ले। क्यों भागना है आपको? सर एक बार ये वाला दोबारा बता दो, आवाज नहीं आती आपकी। नोट कर लें तो पहले, सबको बता रहा हूं। नोट कर लिया? यस सर। मैं ये बता रहा था किसी का भी जो रिडक्शन पोटेंशियल है इन 3 वैल्यू पे डिपेंड करेगा, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन। तो सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन तो वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि एंडोथर्मिक था, बट हाइड्रेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक है। तो आप देखो कॉपर का पॉजिटिव आया है ना, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कॉपर में? मतलब इन दोनों का सम हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा रहा होगा तभी वो वैल्यू पॉजिटिव आई है। बाकी सब में Yes, देखो sir. तो नेगेटिव आई है, इट मींस हाइड्रेशन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड रहा होगा वो सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन से ग्रेटर होगा, तभी तो साइन नेगेटिव लगा होगा। यस सर। यस सर। तो ये एक क्वेश्चन आता है कि भाई इन सबका नेगेटिव है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि उस मेटल का हाइड्रेशन एनर्जी उस मेटल के सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन से ज्यादा रहा होगा, मतलब एनर्जी नेट जो रिलीज हुई वो ज्यादा थी जितना उसने एब्जॉर्ब किया था। कुछ समझ आया या नहीं आया कैसे ये सर एक वैल्यू? बार रिपीट कर सकते हो? नहीं, रिपीट क्या करूं ये तो बता, सुनी नहीं, आवाज नहीं गई मेरी। सर मैंने नेटवर्क चेंज किया ना, उसमें बार बार बंद हो रहा था आपकी आवाज, इसलिए। मैं ये बता रहा था कि ये वैल्यू पहले तो देखो, ये वैल्यू नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो सबकी वैल्यू नेगेटिव है, कॉपर की पॉजिटिव क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि कॉपर का हाइड्रेशन और प्लस आयोनाइजेशन, सॉरी सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन हाइड्रेशन से ज्यादा रहा होगा इसलिए। और जिनका नेगेटिव है इट मींस उसमें हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेशन ज्यादा है, ठीक है। ये नोट कर लिया? समझ आया कुछ? ये नहीं आया? यस सर, आ गया। यस सर। ठीक है। अब बात आती है एक और इसी में से। अच्छा, ये तो मैं रिडक्शन पोटेंशियल अब नहीं बता रहा हूं कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा इसमें से। जैसे वो वैल्यू देखो आप पेज नंबर 48 पे जो गिवन है, और इसके बेसिस पे रिड्यूसिंग एजेंट वाला क्वेश्चन आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रो में करवाया गया, वो यहाँ नहीं होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर हाई होगी। सर ये टेबल की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी, 48 पे जो टेबल है वहां देखो 48 पे सब कुछ दे रखा होगा, एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन, सेकेंड आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन, ये सब है ना वैल्यू, सारी वैल्यू। तो वो सब नहीं करना है, यस सर। बस सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव कर लेना, किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है। जो 48 पे एग्जांपल 13 है वो बताने की बारी।
48 पेज पे। मच मोर पॉजिटिव। बेटा ये दिया तो है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी नेगेटिव है सर। मच मोर पॉजिटिव देन दिस, यही ना। M+3 से M+2 है बेटे, M+3 से M+2। मैंने जो तुझे लिखवाया है M+2 से M0 पे है। हाँ वो उसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है उसकी। सर ये लैटिस स्ट्रक्चर भी है, HCC भी, ये सब जो है सर वो याद करना है क्या हमें? नहीं करना है। नहीं करना है, ठीक है सर। तो चले यही करते रह जाओगे। याद भी चलो नहीं आज होता। सर वो क्वेश्चन समझ नहीं आया 13 वाला। 13 वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया। मैग्नीज का क्या कह रहा है वो? मैंने तो बुक बंद कर दी। फोर्टी पेज पे था ना? 48। कह रहा है कि y E0 वैल्यू ऑफ Mn+3 टू Mn+2 M+3 है। तो आप देखो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ना इसकी। अभी आपको लिखवाया था Mn की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्रोमियम और Mn में थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हाई होगी? तो वो Mn की हाई होगी ना बच्चे। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी समझ रहे हो? हेलो यस सर, आपने लिखवाया कब? बेटे कॉपी रीड कर। सर कभी कभी रहता है ना, जैसे Zn2 प्लस गया Zn में, तो ये मोर निगेटिव E0 वैल्यू हो गया। सर इसका मतलब क्या? ये क्या लिखवाया बेटे? ये लिखवाया नहीं है थर्ड आयोनाइजेशन। अच्छा ये वाली, हाँ हाँ। यार आप लोग पढ़ते भी नहीं हो, सुनते भी नहीं हो, फिर कहते हो कहाँ लिखवाया। ये क्या बात हुई? चलो बाकी इसको करना कि अगली क्लास में करेंगे। Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.